नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी 2022 के जो क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अब हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। 81-80 तक तो हमने कर लिए, अब 81वां क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 81 से लेकर 100 तक निपटाते हैं। तो आइए, क्वेश्चन है y बराबर एक्स क्यूब। y बराबर एक्स क्यूब ये वक्र है हमारा। इसमें इस रेखा y बराबर x प्लस 6, y बराबर एक्स क्यूब है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, y बराबर एक्स क्यूब का, इस तरीके से y बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपकी लाइन है y बराबर एक्स प्लस 6, y बराबर एक्स प्लस 6। इसमें आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा 6, यानी y को ये 6 से काटेगी, और y का मान 0 रख दें, y का मान 0 रखने पर x का मान आता है माइनस का 6, तो x को माइनस 6 पे काटेगी। तो ये लाइन जो है x को तो काटेगी माइनस के 6 पे, x को माइनस के 6 पे और y को प्लस के 6 पे, और इन दोनों को मिलाएं तो हमारी लाइन इस तरीके से जाएगी। ठीक है ना। तो हमारा जो है कि x बराबर 0 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 से, x बराबर 0 मतलब ये yx हो गया, नहीं सॉरी xx हो गया। xx से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो आपका ये वाला हिस्सा हो गया, ये डॉट डॉट डॉट, ये रहा आपका xx। x बराबर 0, इसमें एक लाइन नाम और भूल गया मैं, x बराबर 0, x बराबर 0 आपका ये हो गया। ठीक है, x बराबर 0 ये वाली आपकी लाइन होगी, yx हो गया। तो इन तीनों ने जो एरिया बंद किया है, जो पैक किया है, वो ये वाला हो गया। तो ये एरिया हमें पता करना है, इन तीनों ने जो पैक किया है ये एरिया में पता करना है। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पहले निकाल लीजिए कि दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते, वो सॉल्व करिए। तो y का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख दीजिए, y का मान यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 6 बराबर एक्स क्यूब, है ना। y की जगह x प्लस 6 बराबर एक्स क्यूब, पदों को एक तरफ करने पर ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6। इसका एक सॉल्यूशन साफ है, x बराबर 2, x का मान 2 रखने पर ये संतुष्ट कर रहे हैं, x का मान 2 रखने पर 8 आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8 बराबर 0। x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है, यानी ये दोनों एक दूसरे को x बराबर 2 पे कट करते हैं। तो x बराबर 2 ये हो गया, एक x बराबर 0 ये हो गया। तो अब आप दोनों का क्षेत्रफल लेके घटा दीजिए। लाइन का क्षेत्रफल है ना, जो आपकी रेखा का क्षेत्रफल है वो 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक लाइन का, लाइन है y बराबर x प्लस 6, तो x प्लस 6 माइनस आपका ये जो वक्र है रेड वाला, इसका हो गया y बराबर एक्स क्यूब और dx। समाकलन कर दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2, 0 से लेकर 2 तक, 6 बाहर x, 0 से लेकर 2 तक, x की पावर 4 बटा 4, 0 से लेकर 2 तक। सॉल्व करिए, 4 बटा 2 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2 2 आ गया, प्लस 6 दूनी 12, ये 12 आ गया। ये हो गया 2 की पावर 4, 16, 16 बटा 4 जो कि 4 हो गया, 12 4 16, 16 में से 4 गए 14, 14 में से 10, ये आ गया आपका 10। तो आंसर है 10 वर्ग इकाई। तो ये है 10 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर है बच्चों, y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा, y बराबर एक्स क्यूब है ये, तो इसने जरूर बच्चों को नुकसान पहुंचाया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, लंबा है भाई, लंबा है। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये आप सीधा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई जीरो वाला झंझट ही नहीं है, इसमें जीरो आने वाला कोई टेंशन नहीं है। आप सीधा इसके अंदर जो है अपना पॉइंट जो है वो पुट करिए। इस क्वेश्चन में साफ आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला है इसको रखने पर, नीचे रखेंगे तो कोई जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो। लेकिन जैसे आप ऊपर रखेंगे तो ऊपर रखने पर आपको जीरो दिखाई देगा। देखिए ऊपर वाले में देखिए, z की क्यूब प्लस 8 में, z की क्यूब प्लस 8 में z का मान आप ये रख दीजिए 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3, उसकी पावर 3 प्लस 8, 2 की पावर 3 जो कि 8 हो गया, e की पावर 3 से कट गया, आयोटा पाई आ गया प्लस 8। ये आइलर फॉर्म है, आइलर फॉर्म को लिख लीजिए, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई और प्लस 8। कॉस पाई का मान -1, साइन पाई का मान 0, तो ये माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 प्लस का 8, ये आपका 0 आ गया। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है
वो है 0, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे चाहे कुछ भी आए, जब ऊपर 0 आ रहा है तो नीचे आएगा जो भी, है ना। नीचे 0 आना नहीं है, तो ऊपर 0 है, नीचे नॉन जीरो नंबर है, ऐसा नंबर है जो 0 नहीं है, तो कुल मिलाकर आंसर आया 0, जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है इसके अंदर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो है ये चैलेंज क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से गलत कथन कौन सा है, कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम जड़त्व का नियम है, बिल्कुल वो यही बताता है कि वस्तु कब चलेगी, है ना, चलती है तो चलती रहेगी, वो जड़त्व के गुण को बताती है, मतलब जो आदत है वो बनी रहती है ना। गतिशीलता की आदत है तो गतिशीलता, और रुकने की आदत है तो रुका हुआ। और उसके बाद न्यूटन की गति के नियम में शुद्ध गति, ये शुद्ध गति की ना भैया, ये बात गलत है। न्यूटन के गति के नियम शुद्ध गति के अंतर्गत आते नहीं है, ये सिर्फ गति के बारे में नहीं है, ये गति के बारे में नहीं है, ये बल के बारे में भी है, ये बल के बारे में भी है, किसी वस्तु को रोकने के बारे में भी है, किसी वस्तु को चलाने के बारे में भी है। ये सही, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत कथन हुआ, ये आप इसको हटा दीजिए, ये जो ऑप्शन ये गलत हुआ, ये फिर 2 तो गलत होने ही होने, ऑब्वियसली बात है, ये हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा एक्स वाई समतल के समानांतर समतल द्वारा शीर्ष मूल बिंदु पर तथा आधार वृत्त ये है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा चित्र का जान देना। ये आपका एक्स एक्स को मैं एक बार ऊपर की तरफ ले रहा हूं, ये रहा आपका एक्स एक्स, और ये है आपका इस तरफ वाई, और इस तरफ आपका रहा जेड, ठीक है। अब इसमें आपका एक वृत्त है जो कि दिया गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी, और ये वृत्त कहाँ है, x बराबर a समतल पर है। x बराबर a समतल जो ये x था, इसमें x बराबर a थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ी ऊंचाई पे ले लेते। ये रहा आपका x बराबर a समतल, मान लीजिए ये आपका समतल है x बराबर a। इस समतल पे आपका वृत्त है जो उसने बताया है, वही वृत्त हम ले लेते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी, बी त्रिज्या का एक वृत्त है, इस पे ये वृत्त हो गया। इसको मूल बिंदु से मिला के शंकु बनाया गया, ये शंकु बन गया, ठीक है। अब इस शंकु को जो है आगे जाके काटता है एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल इसको काटेगा। तो एक्स वाई समतल जो काटेगा वो किस तरफ से काटेगा उसको देखिए, एक्स वाई समतल, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ऐसे काटेगा। तो जब ऐसे काटेगा तो ये इसके 2 टुकड़े कर देगा। एक्स वाई समतल देखिए, एक्स वाई समतल इसके बीच में से जाएगा, ऐसे ये शंकु हो गया, इसको बीच में से जाएगा तो 2 टुकड़ों में बांट देगा। तो आपको क्या नजर आएगा, जब 2 टुकड़ों में काटेगा तो 2 लाइनें नजर आएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे जो वर्ड है जो उसमें यूज किया गया कि भैया दिया कुछ भी नहीं है, इसमें ये है x बराबर a वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर b वाले शंकु का काटा गया खंड होगा, कैसा दिखाई देगा। तो भैया अब ये है शंकु को, क्योंकि बीच में से काट रहा है ना, अगर थोड़ा सा ऊपर से काटता, टेढ़ा काटता और काटता तो बात अलग थी। अब जो काट रहा है वो ऐसे काट रहा है, ऐसे मतलब शंकु को एकदम बीच में से आधा काट रहा है, आधा काट रहा है तो आपको 2 लाइनें दिखाई देंगी, 2 रेखा युग्म जो है वो बनने वाले हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों में थोड़ी सी शिकायत है कि भाई कौन सा होगा, वृत्त होगा, परवलय होगा, दीर्घवृत्त होगा, अति परवलय होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भैया डाउटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये सिंपल था, ये जैसे मैंने बता चुका हूं कि बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है आपको कि x माइनस अल्फा को आपको t मानना होता है, x माइनस अल्फा बराबर t, ठीक है, x बराबर अल्फा प्लस t या t प्लस अल्फा, बस इससे आपका काम हो जाता है। dx बराबर आपका हो जाता है dt, और यहाँ आपको समाकलन की जगह अपना मान रखना होता है साइन, x की जगह आपका t प्लस अल्फा हो गया, बट्टा नीचे हो गया आपका साइन t और dt। ऊपर वाले को अब आप खोल दीजिए साइन a प्लस बी के सूत्र से, तो हो जाएगा साइन t कॉस अल्फा प्लस कॉस t साइन अल्फा, कॉस t साइन अल्फा, और बटे में है आपका साइन t और dt। अलग अलग करेंगे तो साइन t कट जाएगा, कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा बाहर t प्लस साइन अल्फा बाहर कॉट t का हो गया लॉग साइन t प्लस समाकलन नियतांक c। अब ये कह रहा है तुलना कर लो भाई, ठीक है, t का मान रख दीजिए पूरा हो जाए। फिर t का मान है हमारा x माइनस ए, t बराबर है x माइनस अल्फा, तो क्या जाएगा cos अल्फा इंटू x माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन x माइनस अल्फा
प्लस सी। अब तुलना कर लीजिए, जो x का गुणांक है वो a है, तो x का गुणांक हुआ cos अल्फा, x का गुणांक यहां से तुलना करेंगे तो a बराबर हुआ cos अल्फा, और जो log साइन x माइनस अल्फा का गुणांक है वो b है, तो b हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, तो b बराबर हुआ साइन अल्फा, a हुआ cos अल्फा और b हुआ साइन अल्फा, cos अल्फा और साइन अल्फा, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आ जाते, वैसे चित्र तो इसके बने ही पड़े हैं कि भैया एक ठोस पिंड है, एक ठोस पिंड है जो एक बेलन और एक अर्धगोलाकार सिरों से बना हुआ है, मतलब कैप्सूल टाइप का है, कैप्सूल टाइप का है इस तरीके से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है, पिंड की कुल ऊंचाई 126 है, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएंगी। एक तो त्रिज्या हो गई यहां तक, फिर यहां तक ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई त्रिज्या फिर ये त्रिज्या, तो जो कि 2r प्लस एच, 2r प्लस एच बराबर हमें दी गई है 126, ये हमारी 126 होगी। अब उसमें से भी हमें एक अर्धगोलाकार का व्यास दिया हुआ है, व्यास है 36, व्यास 36 है, तो r बराबर हो गए 18, r बराबर हो गए तो 18 का मान रख दीजिए, 18 दूनी 36, तो h आ जाएगा हमारा 90, तो ये h आ गया। तो भैया सब कुछ आ गया। आप कह रहे हैं पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा एक तो बेलन का 2 पाई आर एच प्लस आधे आधे 2 गोले मिला के पूरा गोला बन गया, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही हो गया। अब ये इतने सारे नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर रख के सोल्व करें, भाई लंबा चौड़ा भाग है इसका, तो क्या करें, आप चेक कर लीजिएगा, सॉल्व एंड चेक, मान रख लीजिएगा और मान रख के इसको चेक कर लीजिएगा कौन सा आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े नंबर देने का क्या मकसद है, मतलब इतनी बड़ी गुणा कौन करेगा, ये क्वेश्चन तो आते हुए भी फिर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने नंबर, इतनी बड़ी बड़ी पाई का मान रखना, एच का मान रखना, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, जितने इसके मान रख के सॉल्व करना इतना लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस अवकल समीकरण का पूरक फलन होगा, तो ये देखिए ध्यान से, ये जो है कौशी की समघात अवकल समीकरण है, और कौशी की समघात अवकल समीकरण हम क्या करते हैं, z बराबर log x पुट करते हैं, z बराबर log x, ठीक है ना, और या x बराबर e की पावर z, x बराबर e की पावर z, ये पुट करेंगे। तो यहाँ पहले इसको चेंज कर लीजिए, पहले साइड को चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा, इसकी जगह आ जाएगा d डैश माइनस 1, d डैश माइनस 1 माइनस d डैश माइनस 3, और y आपका बाहर, बराबर दूसरी साइड हो जाएगी आपकी e की पावर 2z इंटू z, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश 2d डैश माइनस 3y बराबर z इंटू e की पावर 2z। अब यहाँ पे इसको इधर ले आइए, तो y बराबर पी बराबर हो जाएगा आपका, पी बराबर 1 बटा डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d डैश माइनस 3, और ये हो जाएगा z इंटू ई की पावर 2z। अब आप इसमें से e की पावर 2z को बाहर निकाल दीजिए, 2z बाहर आ गया, अंदर आपका हो गया 1 बटा d डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d डैश प्लस 2 माइनस 3, और ये हो गया आपका z अंदर रहेगा, ब्रैकेट्स खोल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, e की पावर 2z बराबर 1 बटा d डैश का स्क्वायर पहले, और ये आएगा 4d डैश माइनस 2, तो प्लस का 2d डैश ये और आ जाएगा, और आगे आ जाएगा 4 और माइनस 4 कट जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, और z हो गया। माइनस का 3 कॉमन लेके बाहर ले लीजिए और विस्तार कर दीजिए, e की पावर 2z माइनस का 3 बाहर, 1 बटा माइनस 3, इसको ऊपर ले गए तो हो गया 1 माइनस d डैश का स्क्वायर प्लस 2d डैश बटा 3 की पावर माइनस 1 इंटू z। सिर्फ एक बार विस्तार करने की जरूरत है, e की पावर 2z बटा माइनस 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस d डैश का स्क्वायर प्लस 2d डैश
बटे 3 और z अवकलन कर दीजिए। अवकलन करते ही यहाँ हो जाएगा हमारा e की पावर 2z बटा -3 और एक बार z प्लस 2 बटा 3। z का मान हमारा वापस रख दीजिए, z का मान है log x, z का मान log x हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बट्टा -3 x स्क्वायर। अच्छा, पूरक फलन CF पूछा था, हमने तो PI निकाल दिया भाई, ये तो पूरा ही गड़बड़ कर दिया, हमने तो PI निकाल दिया, पूछा था CF निकालने को। कोई ना इधर आ जाइए, CF वाले इधर आ जाइए भैया, CF वाले इधर आ जाइए, अच्छी बात थी। PI निकाल बैठे, CF निकाल देते हैं। m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3, तो गुणनखंड हो जाएगा हमारा 3 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा m माइनस 3 1 और एक हो जाएगा m प्लस 1। तो m के दो मान आ गए, एक आ गया 3 और एक आ गया -1, 3 और -1। इससे हमारा आ जाएगा c1 e की पावर 3z प्लस c2 e की पावर -z। e की पावर z बराबर होता है x, तो ये हो गया c1 x क्यूब प्लस c2 1 बटा x, तो एक की जगह 1 बटा x, एक की जगह x क्यूब, हमारा आंसर हो गया c1 x क्यूब प्लस c2 1 बटा x। ठीक है, तो चलिए एक बढ़िया बात, ज्यादा ही निकाल दिया, PI भी निकाल दिया साथ में। अब ये होता है जल्दबाजी में, आप पूछा पूरकता निकाल दिया PI, ठीक है ना, गलतियां होती है, सबसे होती है। ये रहा u, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भैया ये u रहा, पहले CR विश्लेषिक की बातें होती रहेगी, CR समीकरण लगाइए। तो CR समीकरण लगाएंगे तो इसका अवकलन करिए, डेल u ओवर डेल x इसका आ जाएगा 2x और डेल v ओवर डेल y निकाल लीजिए। डेल v ओवर डेल y निकालेंगे तो भाग का नियम लगेगा, क्योंकि y ऊपर नीचे दोनों तरफ है, माइनस बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पहले बाहर छोड़ेंगे, y का अवकलन करेंगे जो कि 1 होगा, फिर y को छोड़ेंगे, नीचे वाले का अवकलन करेंगे, नीचे वाले का अवकलन 2y होगा बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, जो कि किसी भी हाल में बराबर नहीं आ रहा है। साफ दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब CR समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही, और बिना CR समीकरण के विश्लेषिक फलन नहीं हो सकता। तो ये बात गलत है कि विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन नहीं हो सकता, क्योंकि CR समीकरण को संतुष्ट किए बिना कोई विश्लेषिक फलन कैसे हो सकता है ना, बिना CR समीकरण के। तो यहाँ पे जो CR समीकरण है वो संतुष्ट नहीं हो रही है, CR समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है, अतः फलन विश्लेषिक नहीं हो सकता। बिना CR समीकरण को संतुष्ट किए बिना कोई फलन विश्लेषिक हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये कैंसिल। अगला है आपका एफ डी वाई बराबर एक्स जी एक्स, तो 1/fdx क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये रहा आपका फॉर्मूला, ये रहा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सूत्र है, सीधा सूत्र है। कई बार इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है, इस वजह से इसने जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश की। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एकदम सीधा सीधा डाला है, जानबूझ के क्वेश्चन किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, एक एफ डैश डी बटा एफ डी का स्क्वायर और फिर आपका फलन जो है वो जी एक्स, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसका आकलन करेंगे आप तो यही आएगा, लिखने का तरीका अलग अलग है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो खेला है भाई, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो खेल खेला ही है। कोई क्वेश्चन सीधा दे दे ऐसा तो एक भी नहीं मिला। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इस क्वेश्चन में ये रहा आपका F1, ये रहा आपका F2, ये रहा आपका F3, तो आपका फलन तैयार हो जाएगा F बराबर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हो गया। और ये जो है इसके अंदर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी पड़ेगी, गॉस अपसरण प्रमेय, गॉस अपसरण प्रमेय, गॉस अपसरण प्रमेय का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, गॉस अपसरण प्रमेय का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जिसके अनुसार हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना होगा डेल डॉट एफ। डाइवर्जेंस का मतलब होता है आई घटक का एक्स अवकलन करेगा, जे घटक का वाई करेगा और के घटक का जेड करेगा। तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1, जो कि हमारा टोटल हो जाता है 3, ये 3 हो गया। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार ये हमारा बन जाता है डेल डॉट एफ डीवी,
डेल डॉट एफ हमारा 3 हो गया, 3 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 हमारा बाहर, समाकलन डीवी का समाकलन वी हो गया, तो ये आ गया 3v। v का मतलब आयतन है, आयतन किसका, जो आकृति दी गई है, आकृति दी गई है गोला, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई/3 आर क्यूब, आर हमारे लिए ए है यहाँ पे, तो ये आ गया, तो ये हमारा आ गया 4 पाई ए क्यूब, 4 पाई ए क्यूब, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। हर क्वेश्चन को देखिए, सिंपल तो मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को भी नहीं छोड़ा, मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि भैया चलिए मैट्रिक्स है तो इनको भी बख्श देते हैं, नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। ये एक ही सहखंडज मैट्रिक्स है, एक ही सारणिक का मान 4 है, तो हम जानते हैं कि सहखंडज जो मैट्रिक्स होती है उसकी जो सारणिक है उसका मान जो होता है वो आपकी जो सारणिक है ए, उसकी पावर n-1 के बराबर होती है, n उसकी क्रम होता है, यहाँ 3/3 किया तो 3 हो गया, तो इसका मतलब a स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ पे सहखंडज जो है वो p है, तो p की सारणिक का जो मान है वो a की सारणिक का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो p की सारणिक का मान है 16, तो p की सारणिक का मान 16 रखिए, अल्फा का मान निकालिए, तो ये है 1 अल्फा 3 1 अल्फा 3 133 133 244 बराबर में रखना है हमें कितना 16, विस्तार करिए तो ये आ गया 12 - 12 0, अल्फा तो 4 6 -2 अल्फा माइनस प्लस 2 अल्फा, 3 4 में से 6 गया माइनस का 2, ये गया 4 6 4 में 2 माइनस का 6 बराबर 16, तो 2 अल्फा बराबर हो गया 22, अल्फा बराबर हो गया 11। अब देखिए अल्फा बराबर 11 है क्या, हाँ जी है, ये रहा आपका आंसर, अल्फा बराबर 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जबरदस्त क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 सदिश है और ये बराबर है, ये वाला रिजल्ट दिया गया, इसका उपयोग करिए। तो पहले जो 3 सदिशों की क्रॉस गुण है उसको खोलिए, उसको खोलेंगे तो हमारे पास आता है, खोलने पर, इसको खोलने पर आता है 132 माइनस 123 का रूल, 132 माइनस 123 का रूल, 1 और 3 डॉट गुणा करेंगे, 2 बाहर रहेगा, तो यानी ए डॉट सी। अब यहाँ पे जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो भाई सी को आगे लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो 132 माइनस 123 का जो रूल लगाना पड़ता है उससे पहले जो क्रॉस जो ब्रैकेट है वो पीछे रहता है, सदिश आगे रहता है, तो भैया सी को पहले हमें आगे लाना पड़ेगा कि सी तो आ गया, और जब आगे आएगा तो ये माइनस का चिन्ह भी देगा, क्योंकि क्रॉस गुणा है, आगे पीछे करते ही चिन्ह बदल जाता है, तो वो चिन्ह आ गया, ठीक है। और बराबर में आपका चल रहा है 1/3 बी का परिमाण सी का परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण सी का परिमाण इंटू ए सदिश। तो अब इसको 132 माइनस 123 से अगर हम खोले तो ये हो जाता है 1 3 सी और बी डॉट गुणा में सी डॉट बी और ए सदिश बाहर 132 माइनस 123, तो सी और ए, सी डॉट ए डॉट बी, बी बाहर, इसको इधर ले आइए, माइनस का 1/3 बी का परिमाण सी का परिमाण और ए वेक्टर बराबर में 0 वेक्टर, ठीक है। देखिए ए वेक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, इसमें फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में दोनों में कॉमन आएगा, ए वेक्टर कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा, इसको परिमाण लिख लें तो ये हो जाएगा बी का परिमाण बी डॉट सी का, बी का परिमाण सी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका माइनस प्लस 1/3 बी का परिमाण सी का परिमाण और आपका ए वेक्टर जो है वो बाहर है, आपका जो ए वेक्टर है वो बाहर है, माइनस प्लस हो गया सी डॉट ए और बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है, तो ए वेक्टर के गुणांक भी 0 होंगे, बी वेक्टर के गुणांक भी 0 होंगे। पहले ए वेक्टर के गुणांक को 0 करिए और बस इससे हमारा काम चल जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है cos थीटा प्लस 1/3 बराबर 0, जिससे हमें cos थीटा का मान मिल जाता है माइनस का 1/3, और cos को तो पूछा ही नहीं हमसे, तो साइन पूछा है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा
अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1/9 जो कि हो जाएगा 8/9, 8/9 हो जाएगा 2 अंडर रूट 2/3, 2 अंडर रूट 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2/3। तो ये क्वेश्चन तो भाई जबरदस्त था। और ये क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ से आया, ये एसआर से नहीं से, भाई सारे क्वेश्चनों में से ज्यादातर क्वेश्चन भर भर के जो है वो आपको एनसीईआरटी, आरबीएसई, एसआर से नहीं से भर भर के क्वेश्चन डाले, भर भर के क्वेश्चन दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा कि भाई ये जो है इस रूपांतरण के अंतर्गत ये जो वृत्त है ये इसको निरूपित करने वाले की शर्त क्या होगी। तो भाई इसको ध्यान से देखिए, ये कौन है, ये है आपका मोड z का स्क्वायर बराबर 1। इसको बंद करके आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। और इसको फिर आप आगे ऐसे लिख सकते हैं z इंटू जेड का संयुग्मी बराबर 1। अब आपको बस z का मान निकालना है और यहाँ रखना है, और z का मान आपको आपका दे देगा वज्र गुणा करने पे। ये आ जाएगा wz प्लस w बराबर z माइनस 1। z को एक तरफ कर लीजिए, z कॉमन आ जाएगा, w माइनस 1, इसको उधर भेज दिया, माइनस कॉमन, w प्लस 1, z का मान निकाला, माइनस यहाँ से भी कॉमन लेके हम कट कर देंगे, w प्लस 1 बटा 1 माइनस w। ये z का मान आ गया, z का मान इसे उठा के यहाँ ले आइए, z का मान इसको दे दीजिए कि ले भाई z का मान तू रख, इसको z का मान दे दीजिए, ये रहा z का मान ला के यहाँ दे दीजिए। तो ये हो गया 1 प्लस w बटा 1 माइनस w इंटू संयुग्मी, एक का कोई संयुग्मी नहीं है, एक तो एक ही रहेगा, w का संयुग्मी बटा 1 माइनस w का संयुग्मी बराबर में आपका 1। वज्र गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले ब्रैकेट को भी खोल दीजिए, 1 प्लस ओमेगा w का संयुग्मी प्लस इंटू w का संयुग्मी, और ये हो गया 1 माइनस w का संयुग्मी माइनस माइनस प्लस w इंटू w का संयुग्मी। ये कट गया, एक से एक कट गया, ये जुड़कर 1 और 1 2 हो गए, 2 ओमेगा हो गए, 2 w हो गए, 2 w का संयुग्मी हो गया बराबर 0। 2 का भाग देने पर w प्लस w का संयुग्मी बराबर 0। w यानी u प्लस आइटा v, तो ये हो गया u प्लस आइटा v, और w का संयुग्मी हो गया u माइनस आइटा v बराबर 0। आइटा v से आइटा v कट गया, 2u बराबर 0, यानी u बराबर 0। तो आंसर हुआ u बराबर 0, आंसर हुआ u बराबर 0, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया ग्रीन परमे पर, ग्रीन परमे। इस बार आपने देखा स्ट्रोक भी आया है ना, स्ट्रोक भी आया है, गॉस भी आया है, ग्रीन भी आया है, सब आए इस बार। तो ये रहा आपका P, ये रहा आपका Q। अगर हम यहाँ पे P dx प्लस Q dy, हमारी जो ग्रीन परमे है वो लगाएं, P dx प्लस Q dy। ग्रीन परमे के अनुसार P dx प्लस Q dy बराबर होता है परिसीमा पर डबल समाकलन डेल Q ओवर डेल x माइनस डेल P ओवर डेल y dx dy। तो हमें क्या करना होगा, Q का x के साथ अवकलन करना होगा। तो जो Q का x के साथ अवकलन करेंगे तो कितना आएगा वो यहाँ पता चल जाएगा। ये रहा Q, इसका अगर मैं x के साथ करता हूँ तो आएगा सिर्फ 4। ऐसे ही मैं P का y के साथ करता हूँ, P का y के साथ करता हूँ तो आएगा 2, दोनों का अंतर आ जाएगा 2, तो ये 2 dx dy, 2 बाहर आ जाएगा, dx dy क्षेत्रफल बन जाएगा 2 इंटू क्षेत्रफल a जो आकृति है उसका क्षेत्रफल। आकृति कौन सी है, वो ये रही। ये कौन है, ये दीर्घवृत्त है। ये कौन है, दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ab। तो क्षेत्रफल हो गया पाई ab, तो 2 पाई ab, 2 पाई ab, ये आपका आंसर आ गया। 2 पाई ab, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे फिर दोबारा से स्ट्रोक प्रमेय को डाल दिया कि भैया स्ट्रोक प्रमेय का जो है उसका इस्तेमाल करके बताइए ये किसके बराबर होगा। तो हमें f की जगह इसको रखना है, और स्ट्रोक प्रमेय में क्या कहती है, स्ट्रोक प्रमेय कहती है भैया f डॉट डी आर बराबर होता है, f डॉट डी आर बराबर होता है डेल क्रॉस f डॉट एन कैप ds।
तो हमें f की जगह क्या रखना होगा, इसको रखना होगा, इसको f की जगह रखना होगा, f सदिश की जगह। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे f डेल जी डॉट डी आर बराबर, इस तरफ भी आ गया डेल क्रॉस f डेल जी डॉट एन कैप डी एस। जो हमारी सदिश सर्वसमीका है उनका इस्तेमाल करिए, उनका इस्तेमाल करने पर ये आ जाएगा डेल एफ क्रॉस डेल जी, दूसरे वाला भाग 0 हो जाएगा, डॉट एन कैप और डी एस। ये हमारा आंसर आ गया नंबर 4, डेल एफ क्रॉस डेल जी। यहाँ पे हमने जो है वो सदिश सर्वसमीका का इस्तेमाल कर लिया, सदिश सर्वसमीका, सदिश सर्वसमीका से। ठीक है, ये भी सिंपल था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई 5, तो आर हो गई 5, तो इसमें एल का मान होगा, चाप की लंबाई होगी 3.5, ये हो गई। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखिए, अब हमारा जो कोण आएगा वो सीधा रेडियन में आएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया कि जिसको रेडियन, क्योंकि अधिकतर लोग क्या डिग्री वाला फॉर्मूला तो याद है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो डिग्री में होता है तब क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, लेकिन जो इसका जो डिग्री में बजाय रेडियन में जो होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा निकल जाएगा एल बटा आर करके, जिसमें एल है आपका 3.5, आर है आपका 5, तो ये आ गया 0.7 इससे आ जाएगा आपका। यहाँ आप मान रखेंगे तो 1/2, आर 25 है तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7, और 0.7 को काट दीजिए और तो ये आ जाएगा 0.35। 0.35 को अगर मैं 25 से गुणा करता हूँ तो 125, ये 5 फिर 12, 25 से 75, 75 और 12 87, तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बस इसमें जो था वो ये फॉर्मूला था कि भैया त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आपने डिग्री वाला पढ़ा हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो वो डिग्री वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा वो रेडियन वाला लगेगा। अगला क्वेश्चन ये है 97 के सममित समूह S3 के संयुग्मी वर्गों की कॉन्जुगेट क्लासेस जो है वो लिखिए। देखिए 3 कॉन्जुगेट क्लासेस होती है, वो है ऑर्डर पे डिपेंड करता है। S3 के जो एलिमेंट होते हैं उसके 3 ही ऑर्डर होते हैं, एक तो 1 ऑर्डर वाले, एक 2 ऑर्डर वाले, एक 3 ऑर्डर वाले। तो जब आप 1 ऑर्डर वाले की बात करते हैं, एक क्लास तो बनते हैं 1 ऑर्डर वाले की, और 1 ऑर्डर वाला सिर्फ इकलौता 1 होता है, क्योंकि तत्समक होता है ना जिसका ऑर्डर 1 होता है। एक क्लास तो ये होगी, दूसरी क्लास होती है आपकी ये 1 2 2 3 और 1 3, यहाँ से कोमा बीच में से आप हटा दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। 1 2 2 3 और 1 3, ये 3 क्लासेस होती है। एक ये तीनों बंदे एक क्लास में, इनकी डिग्री 2, इनका जो ऑर्डर है वो 2 है, 2 वाले एक क्लास में आ गए। फिर आ जाते हैं 3 वाले हैं 1 2 3 और 1 3 2। टोटल देखिए 6 एलिमेंट होते हैं, S3 में 6 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि Sn के अंदर जो एलिमेंट की संख्या होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ Sn। Sn के अंदर अवयवों की संख्या होती है फैक्टोरियल n। तो S3 में टोटल अवयव होते हैं 6 में से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 गिन लीजिए 6। ये है 1 ऑर्डर वाला, ये है 2 ऑर्डर वाले, ये है 3 ऑर्डर वाले। तो 3 ही क्लासेस होती है जो कॉन्जुगेट होती है, तो हमारा आंसर है 3। ठीक है ना, याद रखिएगा 3 क्लासेस क्यों, क्योंकि 3 ही ऑर्डर होते हैं, 3 ही ऑर्डर होते हैं। उस हिसाब से 1 ऑर्डर वाले एक साथ, 2 ऑर्डर वाले एक साथ और 3 ऑर्डर वाले एक साथ। ये क्वेश्चन वैसे पहले भी आया हुआ है ऐसा ही, HA का AH रेच करके, अब दोबारा आ गया यहाँ पे कि भैया ये जो है A स्क्वायर 1 की पावर 3 1 की पावर 4 का E है और E डैश तत्समक अवयव है, एक जनित एक चक्रीय समूह है, H बराबर ये है और G स्वयं इसके 2 उप समूह है। तो यहाँ पे कहा गया कि ये G रहा, ये ग्रुप है और H जो है वो इसका सब ग्रुप है, G खुद का सब ग्रुप तो होता ही है। तो H G का एक अवयव है A स्क्वायर A, इसकी कोटि क्या होगी। तो A स्क्वायर A पर हम कितनी पावर करें कि ये तत्समक अवयव बन जाए, n पावर करने पर तत्समक बन जाए, यानी पहला भी E आ जाए दूसरा भी E आ जाए। अब मान लीजिए हमने 1 पावर की तो A स्क्वायर A आ जाएगा, A स्क्वायर A E नहीं आएगा। 2 पावर करेंगे तो ये 4 पावर हो जाएगी, ये 2 पावर हो जाएगी, A की पावर 4 E हो जाएगा, लेकिन A स्क्वायर E नहीं होगा क्योंकि A स्क्वायर E है नहीं। तो 3 पावर पे ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नहीं आएगा। अगर 4 पावर कर दें तो, अगर हम इस पे 4 पावर कर दें तो जैसे हम 4 पावर करेंगे तो ये आ जाएगा A की पावर 8
और a की पावर 2, a की पावर 4, a की पावर 8 जो है वो e हो जाएगा, क्योंकि a की पावर 4 e है तो a की पावर 8 b होगा, तो ये b आ गया। इसका मतलब 4 पावर पे ऐसा हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। इस क्वेश्चन में यदि a व b r के एरिक्त परिबद्ध उपसमुच्चय हो, a प्लस बी बराबर x प्लस वाई हो, a माइनस बी का x माइनस वाई हो, तो इनमें से गलत कथन है। तो इस क्वेश्चन में इन्फिमम और सुपरमम का नाम आया। तो याद रखिए इन्फिमम का मतलब एक तरह से न्यूनतम होता है और सुपरमम का मतलब एक तरह से वो अधिकतम होता है। तो ये बात जो है ये सही है कि भैया अगर a प्लस बी को जोड़कर इन्फिमम निकाले दोनों सेट को, या अलग अलग इन्फिमम निकालें बराबर है। ये सुपरमम के लिए भी सही है, यहाँ तक भी सही है। और ये जो बात है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको a माइनस बी का इन्फिमम निकालना है तो a को न्यूनतम करिए लेकिन b को अधिकतम करिए, ये बात सही है। जो बात गलत है वो ये है कि भाई a माइनस बी का सुपरमम निकालना है तो a को सुपरमम करिए लेकिन b को इन्फिमम करिए। यहाँ पे आना चाहिए था इन्फिमम ऑफ b आना चाहिए था। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन कौन सा गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो आंसर, वैसे गलत ऑप्शन ही पूछा गया इसलिए आंसर कौन सा सही हुआ, सेकंड। अगला क्वेश्चन, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसे रूपांतरण, ये जो है W समतल पर इकाई त्रिज्या Z समतल पर एक सरल रेखा को निरूपित करे। ये एक सरल रेखा बने, तो सरल रेखा बनाने के लिए क्या, W समतल पे इकाई वृत्त, W समतल पर इकाई वृत्त, तो मोड W बराबर इकाई, ये इकाई समतल पे एक वृत्त हो गया, इकाई त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, W बराबर दोनों साइड मोड ले लीजिए, इधर भी मोड इधर भी मोड, AZ प्लस बी बटा CZ प्लस डी, मोड W का मान 1 है उसको बराबर में 1 रख दीजिए। ठीक है, इसमें से A कॉमन ले लीजिए, B कॉमन ले लीजिए और अलग अलग कर दीजिए, A बटा C अलग, ये हो जाएगा Z प्लस B बटा A, ये हो जाएगा Z प्लस D बटा A, D बटा C बराबर A। नीचे वाले मोड को अलग कर दीजिए, A बटा C बराबर मोड Z प्लस B बटा A बराबर मोड Z प्लस D बटा C। ठीक है, दोनों साइड वर्क कर दीजिए, वर्क करने पे आ जाएगा A बटा C का स्क्वायर और ये हट जाएंगे तो Z प्लस B बटा A इंटू संयुग्मी Z प्लस B बार A बार, और उस तरफ भी आ जाएगा Z प्लस D बटा C इंटू Z बार प्लस D बार बटा C बार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में जो Z बार का जो गुणांक आएगा वो आएगा हमारा A बटा C का स्क्वायर माइनस 1, किसका है, Z बार का गुणांक। और सरल रेखा के समीकरण में Z और Z बार नहीं आते, Z बार का पद नहीं आता, Z का पद आता है, Z बार का पद आता है, अचर पद आता है, लेकिन Z इंटू Z बार नहीं आता। तो Z इंटू Z बार नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला जो पद है ये 0 होना चाहिए। तो A बटा C का स्क्वायर माइनस 1 बराबर होना चाहिए 0, जिससे A बटा C का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1 के। ये आ गया A बटा C बराबर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस हो नहीं सकता क्योंकि ये मापांक है, मापांक कभी माइनस का नहीं होता। अब हम इसे अलग अलग कर देंगे, A का मापांक अलग बटा C का मापांक अलग बराबर 1, वज्र गुणा करने पर A का मापांक बराबर C का मापांक, ये आपका आंसर हो गया। A का मापांक बराबर C का मापांक, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, है ना। 100 क्वेश्चन कर दिए, 30 क्वेश्चन और लास्ट बचते हैं, वो अगले लेक्चर में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब विराम देते हैं और अगले लेक्चर में 30 क्वेश्चन और ऐड करके फिर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।